से समझते हैं। जीवधारियों के लिए जो पीएच 7 के आसपास के पीएच में ही जीवधारी जीवित रह सकते हैं। अगर पीएच 7 से बहुत कम हो जाए या 7 से बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जीवधारी ऐसे वातावरण में जीवित रहते हैं जिसका पीएच मान 7 के आसपास होता है, मतलब उदासीन पीएच के आसपास ही वो जो है जीवित रह सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर का पीएच का मान 7 से 7.8 के बीच का होता है और हमारा शरीर ये पीएच मान मेंटेन करता है। तमाम ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा ये पीएच मान को बनाए रखा जाता है। यदि हमारे शरीर का पीएच मान 7 से बहुत कम हो जाए या 7 से बहुत अधिक हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपके पानी में रहने वाले एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब अम्लीय वर्षा के कारण उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका पीएच कम हो जाता है। ऐसे में आप देखेंगे वो जलीय जंतु मरना प्रारंभ कर देते हैं या उनके सर्वाइवल में काफ़ी दिक्कत आने लगती है। इससे स्पष्ट होता है कि जीवधारियों के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसका पीएच का मान 7 के आसपास होना चाहिए, उदासीन पीएच होना चाहिए। पीएच न तो बहुत कम होना चाहिए न तो बहुत ही अधिक होना चाहिए। दूसरा अगर उदाहरण लें हम तो पौधों के लिए सामान्यतः अधिकांश पौधे उदासीन या हल्का सा क्षारीय पीएच में, जैसे 7.4 या 7 ऐसे ही के पास के पीएच पर ही जो है अच्छे तरह से उगते हैं। अगर मिट्टी का पीएच बहुत कम हो जाए, 7 से काफ़ी कम हो जाए, जैसे आपका 5 हो जाए, तो उसे हम जो है अम्लीय मिट्टी कहते हैं। ऐसे पीएच अगर अधिक हो जाए, 8 के ऊपर हो जाए, तो उसे क्षारीय पीएच कहते हैं, क्षारीय मिट्टी कहते हैं। क्षारीय और अम्लीय मिट्टी दोनों में पौधों की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे तरीके से नहीं होती है और ऐसी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। ऐसी मिट्टी जो होती है आपकी जो है पौधों की ग्रोथ के लिए सही नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है। जैसे अगर आप जो है अलग अलग जगहों की मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, जैसे गार्डन की मिट्टी लेते हैं, खेत की मिट्टी लेते हैं, रोड साइड की मिट्टी लेते हैं और उसका एक बिलियन बनाते हैं। बिलियन को छानने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है उसमें पीएच पेपर्स उसका पीएच आप मापते हैं तो आप पाते हैं जहाँ पे पौधे अच्छे तरह से उगते हैं वहाँ का पीएच 7 के आसपास होगा और जहाँ पौधे नहीं उग पा रहे हैं वहाँ के पीएच का मान 7 से या तो कम होगा या तो 7 से अधिक हो जाएगा। अधिकांश के केसेस में जो मिट्टी का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, मिट्टी अम्लीय होती है। इस मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसान चूने के बिलियन का स्राव करता है या चूने का छिड़काव करता है। खेतों में जो है मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसान चूने का बिलियन या चूना का छिड़काव करता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए चूना क्षारीय होता है और जब मिट्टी में उसका छिड़काव किया जाता है तो क्षारीय होने के कारण जो अम्लीयता होती है उसको उदासीन करके उसे कम करता है या ख़त्म करने का काम करता है और तब भूमि धीरे धीरे उपजाऊ होने लगता है। तो अगर आप अपने आसपास पता करिएगा और वहाँ पे अगर आप पाते हैं कि कोई किसान अपने खेतों में चूने का छिड़काव करता है या चूने के जली बिलियन का छिड़काव करता है तो आप उनसे जानने का प्रयास करिएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आप पाएंगे कि वो जो मिट्टी होगी वहाँ की अम्लीय होगी और उसमें पौधों की या फसलों की सही ग्रोथ नहीं हो पा रही होगी, तो चूना जो है उसकी अम्लीयता को नष्ट करेगा उदासीनीकरण द्वारा, जिससे वो धीरे धीरे भूमि उपजाऊ होगा। तीसरा अगर हम उदाहरण लें
आमाशय में, पीएच का महत्व, आमाशय में। बच्चों हमने पढ़ा कि आमाशय पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, जिससे पाचन में, आमाशय में भोजन के पाचन में मदद मिलती है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से आमाशय अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करने लगता है, जिससे हमें अम्लीयता हो जाती है, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकारों का आना, अपाचन आदि से समस्या हो जाती है। ऐसा इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या पाचन के समय में हो सकता है। तो यदि अगर आमाशय अधिक, आवश्यकता से अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है तो इसे हम आमाशय की अम्लीयता कहते हैं। आमाशय की अम्लीयता अगर लगातार बनी रहे तो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, जिससे पेट में घाव बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आमाशय की अम्लीयता का इलाज किया जाए। आमाशय की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्षारीय विलयन का उपयोग करते हैं। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का विलयन या आपका जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का विलयन का हम उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साइड का जो जलीय विलयन होता है, इसका अणुसूत्र MgOH ट्वाइस होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है उसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यह, इसका विलयन क्षारीय होता है और ये माइल्ड क्षार होता है जो हमें अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसका विलयन जो है हम आमाशय की अम्लीयता को दूर करने के लिए करते हैं। कैसे होता है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय होता है और ये, इसका विलयन क्षारीय होता है। और हमने पढ़ा कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, जिससे आमाशय की अम्लीयता दूर होती है। इसके अलावा जो है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन भी हम उपयोग में लाते हैं, जलीय विलयन। उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और माइल्ड क्षारीय होता है, जिससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसका उपयोग आमाशय की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है उसे एंटी एसिड कहते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि एंटी एसिड क्या होता है, एंटी एसिड, एंटी एसिड, एंटी एसिड, तो एंटी एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो आमाशय की अम्लीयता को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और ये माइल्ड क्षारीय, माइल्ड बेसिक नेचर के होते हैं, मृदु क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दो जो पॉपुलर यूज़ किए जाने वाले जो एंटी एसिड पदार्थ हैं, ये आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, जिसे मिल्क का मैग्नीशिया कहते हैं, और दूसरा होता है बेकिंग सोडा का जलीय विलयन, और इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए चौथा, पौधों तथा जंतुओं तथा पौधों द्वारा सुरक्षा के लिए आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि यदि हमें चींटी या मधुमक्खी का डंक अगर लग जाता है तो हमें काफ़ी जलन और दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, चींटी और मधुमक्खियों के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण हमें जो है जलन और दर्द होता है।
तो कुछ जीवधारी जो होते हैं एसिड और बेस, अम्ल और क्षार का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए भी करते हैं। जैसे आपका चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, ऐसे ही मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। अगर ये अगर आपको काट लेती हैं या डंक अगर आपको मार देती हैं तो इसके उपचार के लिए हमें कोई मृदु क्षारी पदार्थ का उपयोग करना होगा। जैसे साबुन का घोल हम लगा सकते हैं, या हम जो है बेकिंग सोडा का विलयन वहाँ पे रब कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो विलयन होता है वो आपका क्षारी होता है। या भी कोई दूसरा माइल्ड बेस जो हानिकारक नहीं हो, उसको हम वहाँ पे रगड़ने पे हमें आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि चींटी और मधुमक्खी के डंक में आपका अम्ल होता है, और अगर क्षारी विलयन का अगर हम लेप उस एरिया में लगाते हैं जहाँ पे डंक लगा हुआ है, तो वहाँ पे हमको आराम मिलता है। ऐसे एक और बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, देखिए वाइल्ड में, जंगली स्थानों पे नीटल प्लांट होता है, और नीटल प्लांट का जो डंक होता है उसमें आपकी स्टिंगिंग हेयर होते हैं, चुभने वाले जो है आपके हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और अगर हमें वो चुभ जाता है तो हमें वहाँ पे काफ़ी जो है जलन और दर्द होता है। उसके भी डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, और उसको सही करने के लिए हमें कोई जो है मृदु क्षारी विलयन का लेप लगाना होगा, जैसे बेकिंग सोडा का या साबुन के विलयन का या और कोई भी मृदु क्षारी का हम वहाँ लेप लगा सकते हैं। और वाइल्ड में ही एक डॉग प्लांट जो उगता है, लोग परंपरागत नीटल के डंक का परंपरागत उपचार करने के लिए डॉग प्लांट की पत्ती का रस लगाते हैं। क्योंकि देखिए डॉग प्लांट का जो पत्ती का रस होता है वो क्षारी होता है, और नीटल का जो डंक होता है वो अम्लीय होता है। तो अगर नीटल प्लांट का डंक अगर आपको चुभ जाता है तो इसका परंपरागत इलाज वहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है कि वो डॉग प्लांट की पत्ती को नीटल प्लांट के डंक के स्थान पर रब करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि डॉग प्लांट का जो पत्ती का जूस होता है वो क्षारी होता है, अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे उसके उपचार में हमको जो है मदद मिलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए दांतों के क्षय में पीएच का महत्व। बच्चों, हम जानते हैं कि भोजन करने के बाद भोजन के छोटे मोटे जो टुकड़े होते हैं हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और हमारे मुंह का जो बैक्टीरिया होता है इसे जो है डिग्रेड करके अम्ल बनाता है। और यदि जो है अगर हम अपने मुंह की सफाई सही से नहीं करते हैं तो दांतों के बीच में जो आपका म्यूकस और भोजन और बैक्टीरिया का एक परत बन जाता है, जिसे प्लेग कहते हैं। प्लेग बन जाने के कारण जो होता है आपका जो अम्ल होते हैं वो दांतों का क्षय करने लगते हैं। दांतों का जो ऊपरी परत इनेमल होता है और अंदर पल्प कैविटी होती है, ये जो अम्ल बैक्टीरिया द्वारा मुंह में बनाए जाते हैं धीरे धीरे इनेमल को गलाते हैं, और ये क्षय जब अंदर पल्प कैविटी तक पहुंचता है तो वहाँ पे नर्व होती हैं, तब हमें बहुत ही अधिक पीड़ा उत्पन्न होती है। तो इसका कारण क्या है? दांतों के क्षय का कारण है कि बैक्टीरिया द्वारा जो भोजन में फंसे हुए भोजन के कण, शुगर या शर्करा आदि हैं, उनको गला करके अम्ल का बनना। अगर हम दांतों की सफाई सही से नहीं करते हैं तो दांतों का क्षय होने लगता है। इसे रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? इसे रोकने के लिए भोजन के बाद हम अपने पानी से अपने मुंह को अच्छी तरह से जो है साफ कर सकते हैं, या ऐसे टूथपेस्ट का उपयोग कर सकते हैं जिसमें हल्का सा क्षार मिला हो, हल्का सा मृदु क्षारी टूथपेस्ट वाला जो है हम जो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। चूँकि दांतों का क्षय अम्लीयता के कारण होता है, अगर टूथपेस्ट में क्षार होगा तो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे दांतों का क्षय हमारा रुक जाएगा। ऐसे ही देखिए कभी कभी जो मिल्कमैन ग्वाले होते हैं दूध में बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा मिलाने पर ऐसा दूध काफ़ी देर में जो है खट्टा होता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है?
देखिए ऐसा इसलिए होता है, दूध के खट्टे होने का कारण उसमें बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो दूध की शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। अम्ल बनने के कारण दूध खट्टा हो जाता है और दूध की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जब हम उसमें बेकिंग सोडा मिला देंगे तो बेकिंग सोडा हमने बताया उसका जली विलयन क्षारीय होता है और उसमें बनने वाले अम्लों को उदासीन करता रहता है, इसीलिए ऐसा दूध जल्दी खट्टा नहीं होता है और ऐसा दूध जल्दी दही में भी नहीं बनता है। ओके, धन्यवाद।